हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए लाए आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्नों का सटीक विश्लेषण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आता है इसमें, कैनेरी जलधारा किस महासागर में बहती है। कैनेरी जलधारा जो है पूछा गया है उसके बारे में, तो इसका राइट आंसर जो है कनारी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहती है। कहाँ बहती है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। यह एक ठंडी जलधारा है जो उत्तर अफ्रीका के पश्चिमी तट के साथ साथ दक्षिण की ओर बहती है। यहाँ इसके बारे में जो है कुछ बिंदु दिए गए हैं। इसका जो है नेचर है, यह जो है एक प्रकार का ठंडी जलधारा जो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह यानी नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के दक्षिण की ओर मुड़ने से जो है यह बनती है। नेक्स्ट आता है ये मार्ग की बात करें तो यह पुर्तगाल और उत्तरी अफ्रीका विशेषकर मोरक्को और सहारा क्षेत्र के तट के समांतर जो है यह चलती है। प्रभाव की बात करते हैं तो इस ठंडी धारा के कारण ही सहारा मरुस्थल के तटीय इलाकों में वर्षा कम होती है, क्योंकि ठंडी हवाएं नमी को सोखने में जो है सक्षम नहीं होती है। चक्र की बात करें तो यह उत्तरी अटलांटिक महासागर के गायर का हिस्सा है जो अंततः ऊपर विषुवतीय जलधारा नॉर्थ इक्वेटोरियल जो है करंट में जो है यह मिल जाती है। नेक्स्ट इसमें जो है यह चित्र जो है दर्शाया गया है। कैनेरी जलधारा का जो है यह चित्र दिया गया है। इसमें जो है सरगेसो सी है, यहाँ पर जो है यह धारा जो है यहाँ प्रवाह हो रही है। नेक्स्ट इसमें है उत्पत्ति और मार्ग की बात करें, ओरिजिन एंड पाथ। कनारी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर के चक्र गायर का एक हिस्सा है। शुरुआत की बात करें तो जब उत्तरी अटलांटिक प्रवाह नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट यूरोप के पास पहुंचता है तो इसका एक हिस्सा दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। यही हिस्सा कनारी जलधारा कहलाता है। विस्तार की बात करें तो यह धारा स्पेन और पुर्तगाल के तटों से शुरू होकर उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट यानी मोरक्को, पश्चिमी सहारा, सेनेगल के समांतर जो है यह बहती है। नेक्स्ट इसमें आता है अंततः जो है क्या होता है, यह पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और उत्तरी विषुवत जलधारा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट में जो है यह मिल जाती है। मुख्य विशेषता यह ठंडी जलधारा है। कनारी जलधारा एक ठंडी जलधारा है। इसके ठंडा होने के दो मुख्य कारण हैं। यह उच्च अक्षांशों ठंडे क्षेत्रों से निम्न अक्षांशों गर्म भूमध्य रेखा की ओर जो है यह बहती है। अपवेलिंग की बात करें तो जब यह धारा तट के पास से गुजरती है तो पृथ्वी के घूर्णन यानी कि कोरियोलिस इफेक्ट के कारण सतह का पानी समुद्र के बीच की ओर खिंच जाता है। इसकी जगह लेने के कारण समुद्र की गहराई से पोषक तत्वों से भरपूर ठंडा पानी ऊपर आता है। नेक्स्ट है भौगोलिक और जलवायु प्रभाव। रेगिस्तान का निर्माण। कनारी जैसी ठंडी जलधाराओं के कारण तटीय हवाएं ठंडी और स्थिर हो जाती हैं। ये हवाएं नमी धारण नहीं कर पाती, जिससे बारिश बहुत कम होती है। यही कारण है कि इसके प्रभाव क्षेत्र में सहारा मरुस्थल का पश्चिमी विस्तार जो है स्थित है। नेक्स्ट आता है तापमान का नियमन। यह अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी तट के तापमान को बहुत अधिक बढ़ने से रोकती है, जिससे वहां का मौसम आसपास के रेगिस्तानी इलाकों की तुलना में थोड़ा सुहावना मौसम बना रहता है। नेक्स्ट आता है आर्थिक महत्व, इकोनॉमी एंड फिशरीज। मछली पालन की बात करें तो अपवेलिंग की प्रक्रिया के कारण समुद्र की गहराई से नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व ऊपर आते हैं। इससे प्लवक यानी कि पाइथोप्लैंक्टन की भारी वृद्धि होती है, जो मछलियों का जो है यह मुख्य भोजन होता है। इसी वजह से मोरक्को और मॉरिटानिया के तटीय क्षेत्र दुनिया के सबसे समृद्ध मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें नेविगेशन यानी नौवहन। प्राचीन काल में यूरोप से अमेरिका नई दुनिया जाने वाले नाविक इसी जलधारा और व्यापारिक पवनों यानी ट्रेड विंड्स का सहारा लेते थे। क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी अपनी यात्रा के दौरान कनारी जलधारा के मार्ग का उपयोग जो है उन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 का थीम क्या था। तो इसमें जो है मानसिक स्वास्थ्य दिवस के बारे में पूछा है। तो इसका राइट आंसर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे हर साल 10 अक्टूबर को जो है मनाया जाता है। वर्ष 2025 के लिए निर्धारित गई थीम विषय जो है इसका क्या था, तो जो है वर्ल्ड जो है मेंटल हेल्थ डे का जो है थीम था कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य को
प्राथमिकता देना, यानी प्रायोरिटीज मेंटल हेल्थ इन द वर्क प्लेस जो है इसका 2025 का जो है थीम था। इस थीम का महत्व और उद्देश्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ WFMH द्वारा इस विषय को चुनने के पीछे कई मुख्य कारण हैं। सुरक्षित कार्य वातावरण, कर्मचारियों के लिए एक ऐसा माहौल तैयार करना जहां वे बिना किसी डर या संकोच के अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात कर सके। नेक्स्ट है तनाव प्रबंधन। आधुनिक समय में बढ़ते वर्कलोड, बर्न आउट और प्रतिस्पर्धा के कारण कार्यस्थल पर मानसिक तनाव बढ़ा है। इसे कम करना इस थीम का जो है प्रमुख लक्ष्य है। नेक्स्ट आता है भेदभाव का अंत। मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर रहे कर्मचारियों के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करना और उन्हें उचित सहायता प्रदान करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। उत्पादकता की बात करें तो यह माना गया है कि जब कर्मचारी मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो वे अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य कर पाते हैं, जिससे संस्थान और देश दोनों प्रगति करती है। नेक्स्ट है कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें तो शुरुआत जो है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की शुरुआत पहली बार 1992 ईस्वी में किया गया था। प्रतीक जो है मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए हरे रंग के रिबन यानी ग्रीन रिबन का उपयोग जो है इसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें तमिल को जो है किस वर्ष शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। तमिल भाषा के बारे में पूछा गया है तो इसका राइट आंसर तमिल को वर्ष 2004 में शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा प्रदान किया गया था। यह भारत की पहली भाषा थी जिसे इस प्रतिष्ठित श्रेणी में शामिल किया गया था। इसके बारे में जो हम लोग आगे देखेंगे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा। घोषणा की बात करते हैं तो केंद्र सरकार ने 12 अक्टूबर जो है 2004 को आधिकारिक तौर पर तमिल को जो है शास्त्रीय भाषा को जो है घोषित किया। मानदंड की बात करें तो किसी भाषा को यह दर्जा तब दिया जाता है जब उसका इतिहास कम से कम 1500 से 2000 वर्ष पुराना हो और उसका अपना प्राचीन साहित्य एवं ग्रंथ हो। भारत की अन्य शास्त्रीय भाषा के बारे में जो आगे हम लोग देखते हैं, इसमें जो है तमिल के बाद भारत सरकार ने अब तक कुल 11 भाषाओं अक्टूबर 2024 के नवीनतम अपडेट के अनुसार को शास्त्रीय भाषा का जो है दर्जा दिया गया। टोटल कितना शास्त्रीय भाषा हो गया? 11 हो गया है, जिसमें भाषा और वर्ष के बारे में जो है यहाँ हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो है भाषा है और वर्ष है। तमिल भाषा को जो है 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। संस्कृत को जो है 2005 में दिया गया। कन्नड़ को जो है 2008 में दिया गया। तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में, ओडिया को जो है 2014 में दिया गया। और इसमें जो है मराठा यानी मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली इसको जो है 2024 में जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था और कब? इसमें जो है वांडीवास के युद्ध के बारे में प्रश्न पूछा है। तो इसका राइट आंसर प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध बैटल ऑफ वांडीवास भारत के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था, जिसने यह तय कर दिया कि भारत पर अंग्रेजों का शासन होगा या फ्रांसीसियों का। इसमें देखते हैं युद्ध का समय और पक्ष, किसके पक्ष में जीत रहा, किसके पक्ष में हार रहा। कब लड़ा गया था वांडीवास का युद्ध? तो यह युद्ध जो है 22 जनवरी 1760 ईस्वी को लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? तो यह युद्ध जो है ब्रिटिश यानी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो है वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें युद्ध का विवरण जो है युद्ध में क्या क्या हुआ था युद्ध में। तो नेक्स्ट है यह युद्ध जो है तृतीय कर्नाटक युद्ध, थर्ड कर्नाटक वार का एक हिस्सा था। इसके मुख्य सेनापति निम्नलिखित थे। ब्रिटिश सेना की बात करते हैं तो इसका नेतृत्व सर आयरकूट के द्वारा जो है किया गया था। फ्रांसीसी सेना जो है इसका नेतृत्व काउंट डी लाली के द्वारा जो है फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया गया था। और युद्ध के परिणाम और महत्व, युद्ध के परिणाम क्या रहे थे? तो युद्ध के परिणाम जो है अंग्रेजों की जीत हुई। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना ने फ्रांसीसी सेना को पूरी तरह से पराजित कर दिया। फ्रांसीसी सत्ताकांत इस हार के बाद भारत में फ्रांसीसियों का प्रभाव लगभग समाप्त हो गया और वे केवल कुछ व्यापारिक केंद्रों जैसे पांडिचेरी तक ही सीमित रह गए थे। ब्रिटिश वर्चस्व, वांडीवास की जीत ने अंग्रेजों के लिए पूरे भारत पर अधिकार करने का रास्ता जो है साफ कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें
प्रसिद्ध जो है बुंदेला विद्रोह कहाँ हुआ था और कब हुआ था। प्रसिद्ध बुंदेला विद्रोह के बारे में पूछा है। इसका राइट आंसर जो है प्रसिद्ध बुंदेला विद्रोह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में देखने को मिला था। यह विद्रोह जो है 1842 ईस्वी में शुरू हुआ था, जो अंग्रेजों की दमनकारी भू राजस्व नीति जो है रिवेन्यू पॉलिसी के खिलाफ एक बड़ा सशस्त्र जो है यह संघर्ष था। विद्रोह का विस्तार और नेतृत्व। प्रमुख केंद्र की बात करें तो यह विद्रोह सागर, दामोह, नरसिंहपुर, जबलपुर, होशंगाबाद और झांसी के आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ था। नेक्स्ट इसमें आते हैं प्रमुख नेता के रूप में इसमें कौन कौन शामिल हुआ था। तो जवाहर सिंह बुंदेला जो है चंद्रपुर के राजा, और जो है मधुकर शाह नारहुत के जमींदार थे, इन्हें इस विद्रोह का नायक माना जाता है। विक्रमजीत जो है यह जैदपुर के राजा थे। गोंड राजा ढिल्लन शाह यह नरसिंहपुर क्षेत्र से जो है संबंधित थे। विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। विद्रोह का जो है मुख्य कारण कठोर कर प्रणाली था, यानी कि टैक्स जो है वसूला जाता था। अंग्रेजों ने बुंदेलखंड में बहुत अधिक लगान यानी टैक्स निर्धारित कर दिया था, जिसे चुकाना जमींदारों और किसानों के लिए असंभव था। जमींदारों की बेदखली, कर न चुकान पाने के कारण कई पुराने जमींदारों की जमीनें छीन ली गई थी। नेक्स्ट है न्यायालयों का हस्तक्षेप। ब्रिटिश कानूनों और न्यायालयों के हस्तक्षेप से स्थानीय राजाओं और जनता में गहरा असंतोष फैल गया था। नेक्स्ट इसमें आता है विद्रोह का परिणाम। विद्रोह का परिणाम क्या रहा था। शुरुआत में बुंदेला योद्धाओं ने अंग्रेजों को भारी नुकसान पहुंचाया और कई थानों पर जो है कब्जा कर लिया गया था। हालांकि 1843 तक अंग्रेजों ने अपनी सैन्य शक्ति और आपसी फूट का फायदा उठाकर इस विद्रोह को जो है दबा दिया था। मधुकर शाह को पकड़ लिया गया और उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई, जिसके बाद वे बुंदेलखंड में एक शहीद और लोक नायक के रूप में जो है यह प्रसिद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था। तो इसमें ताजमहल के बारे में पूछा है, तो इसका राइट आंसर ताजमहल का मुख्य वास्तुकार जो है चीफ आर्किटेक्ट जो है उस्ताद जो है अहमद लाहौरी थे। कौन थे। उस्ताद अहमद लाहौरी। शाहजहां के शासनकाल के आधिकारिक इतिहास के अनुसार लाहौरी को ही इस विशाल और भव्य संरचना के डिजाइन का श्रेय दिया जाता है। मुगल सम्राट ने उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें नादिर उल असर यानी युग का विस्मय की उपाधि भी उनको प्रदान किया था। नेक्स्ट है वास्तुकला से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। इसमें जो है सहयोग की बात करें तो हालांकि मुख्य नक्शा लाहौरी ने बनाया था, लेकिन ताजमहल किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि 20,000 कारीगरों और शिल्पकारों की मेहनत का परिणाम था। इसमें टोटल 20,000 कारीगर से अधिक लगे। उस्ताद ईसा, इन्हें कई ऐतिहासिक चर्चाओं में उस्ताद ईसा का नाम भी सामने आता है, जिन्हें अक्सर मुख्य मानचित्रकार यानी कि ड्राफ्ट्समैन माना जाता है, लेकिन समकालीन साक्ष्यों में लाहौरी का नाम जो है सबसे प्रमुख है। नेक्स्ट इसमें है शैली जो है ताजमहल की वास्तुकला मुगल शैली का सर्वोत्तम उदाहरण है, जो भारतीय फारसी यानी पर्शियन और इस्लामी शैलियों का एक अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। निर्माण सामग्री मुख्य संरचना के लिए मकराना यानी राजस्थान से सफ़ेद संगमरमर मंगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा निर्माण कराया गया था। तो इसमें जो है राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा जो है निर्माण कराए गए जो है वास्तुकला शैली से संबंधित प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने भारतीय वास्तुकला विशेषकर शैलकृति यानी रॉक कट स्थापत्य कला में अद्भुत योगदान दिया है। उनके द्वारा कराए गए निर्माण कार्यों में सबसे प्रमुख नाम जो है एलोरा की गुफाओं का आता है। यहाँ राष्ट्रकूट द्वारा कराए गए मुख्य निर्माणों का विवरण जो है नीचे हम लोग देखेंगे। तो पहला आता है कैलाश मंदिर जो है एलोरा, जिसका जो है गुफा नंबर कितना में है, 16 नंबर है। इसमें जो है 16 नंबर गुफाओं का जिक्र जो है इसमें किया गया है। नेक्स्ट है यह राष्ट्रकूट वास्तुकला का सबसे भव्य और विश्व प्रसिद्ध उदाहरण है। निर्माता की बात करते हैं तो इसका निर्माण राष्ट्रकूट राजा जो है कृष्ण प्रथम ने 8वीं शताब्दी में करवाया था। विशेषता की बात करते हैं तो यह दुनिया का सबसे बड़ा एकास्म यानी मोनोलिथिक ढांचा है, जिसे ऊपर से नीचे की ओर एक ही विशाल चट्टान को काटकर बनाया गया है। इसमें भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश जो है दर्शाया गया है।
यह जो है कैलाश मंदिर से संबंधित यानी कैलाश की गुफा, एलोरा की गुफा से संबंधित चित्र है। नेक्स्ट इसमें है एलोरा की जो है अन्य गुफाएं। राष्ट्रकूट ने एलोरा में केवल हिंदू ही नहीं बल्कि बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित गुफाओं का भी संरक्षण और निर्माण किया। जैन गुफाएं, गुफा संख्या 30 से 34 जैसे इंद्र सभा और जगन्नाथ सभा का निर्माण राष्ट्रकूट काल के अंतिम चरणों में हुआ था। नेक्स्ट आता है इसमें 10 अवतार गुफा, गुफा नंबर 15। यह भी राष्ट्रकाल की जो है राष्ट्रकूट काल की महत्वपूर्ण कीर्ति है, जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों का सुंदर चित्रण वर्णन है। नेक्स्ट है एलिफेंटा की गुफाएं, जो मुंबई में है, मुंबई के औरंगाबाद में। मुंबई के पास स्थित एलिफेंटा द्वीपों पर स्थित गुफाओं के निर्माण का श्रेय भी काफ़ी हद तक राष्ट्रकूट शासकों को दिया जाता है। यहाँ की त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की संयुक्त प्रतिमा जो है मूर्ति कला का एक उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। यह जो है इस चित्र का जो है वर्णन करता है। नेक्स्ट है इसमें मान्यखेट। मान्यखेट जो है राजधानी है। राजा अमोघ वर्षन प्रथम ने मान्यखेत वर्तमान मालखेर कर्नाटक को अपनी राजधानी बनाया और इसे एक भव्य शहर के रूप में विकसित किया। इसे उस समय के सबसे सुंदर शहरों में से एक माना जाता था। अन्य मंदिर की बात करते हैं तो नवब्रह्म मंदिर जो है अलमपुर, यहाँ के कुछ मंदिरों के निर्माण में राष्ट्रकूटों का योगदान रहा है। कंधार का किला महाराष्ट्र, यह भी राष्ट्रकूटों की सैन्य वास्तुकला का एक उदाहरण वर्णन है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रकूट वास्तुकला की मुख्य शैलियाँ। द्रविड़ शैली, उनके मंदिरों के शिखरों और स्तंभों में द्रविड़ शैली का जो है प्रभाव देखने को मिलता है। धार्मिक सहिष्णुता, उनके निर्माणों में हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों का संगम मिलता है जो उनकी उदारता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध नृत्य राउत नाचा जो है किसके लिए प्रसिद्ध और किस देवता के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर छत्तीसगढ़ का जो है राउत नाचा राज्य की सांस्कृतिक पहचान का एक बहुत ही जीवंत और महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह नृत्य मुख्य रूप से अपनी वीरता, शौर्य और भक्ति के लिए जो है यह प्रसिद्ध है। इसके बारे में जो है हम लोग विस्तृत जानकारी के रूप में नीचे देखेंगे। तो पहले यह किसके लिए प्रसिद्ध है। यादव यानी राउत समुदाय, यह नृत्य मुख्य रूप से यदुवंशियों यादव राउत द्वारा किया जाता है। शौर्य और जीत का प्रतीक, यह नृत्य बुराई पर अच्छाई की जीत के जश्न के रूप में मनाया जाता है। पारंपरिक रूप से यह राजा कंस और भगवान कृष्ण के बीच हुए युद्ध के बाद मिली विजय की खुशी को दर्शाता है। दिवाली और देव उठनी, यह नृत्य दिवाली के तुरंत बाद शुरू होकर देव उठनी एकादशी तक चलता है। इस दौरान राउत जाति के लोग रंग बिरंगी वेशभूषा पहनकर घर घर जाकर नाचते हैं और आशीर्वाद देते हैं। नेक्स्ट है दोहे और लाठी। इस नृत्य की सबसे खास बात इसमें गाए जाने वाले दोहे और हाथ में ली गई सज्जित लाठी है। लाठी का प्रदर्शन आत्मरक्षा और वीरता का प्रतीक जो है माना जाता है। किस देवता के लिए प्रसिद्ध है। तो राउत नाचा पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। चूँकि राउत यानी यादव स्वयं को कृष्ण का वंशज मानते हैं, इसीलिए वे इस नृत्य के माध्यम से अपने आराध्य देव कृष्ण की स्तुति करते हैं। इसमें कृष्ण की बाल लीलाओं, उनके द्वारा किए गए युद्धों और उनके उपदेशों को गीतों और नृत्य मुद्राओं के जरिए जो है प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संविधान में कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो इसमें नागरिकता से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर भारतीय संविधान में नागरिकता यानी सिटीजनशिप से संबंधित प्रावधान भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 में दिए गए हैं। कितने में अनुच्छेद 5 से 11 में दिए गए हैं। नेक्स्ट है भारत में एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप की व्यवस्था है, जिसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति केवल भारत का नागरिक होता है, किसी विशेष राज्य जैसे बिहार या महाराष्ट्र का नहीं। यहाँ प्रत्येक अनुच्छेद का संक्षिप्त विवरण जो है हम लोग इसमें देखेंगे। नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद जो है कितना से कितना तक है, 5 से 11 तक है। तो अनुच्छेद जो है 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यह उन लोगों के लिए जो
26 जनवरी 1950 को भारत में अधिवास यानी डोमिसाइल रखते थे और जिनका जन्म भारत में हुआ था वो अनुच्छेद 5 से संबंधित है। अनुच्छेद 6 की बात करते हैं, पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों के अधिकार। जो लोग विभाजन के समय पाकिस्तान से भारत आए उनके नागरिकता अधिकारों का निर्धारण जो है किस अनुच्छेद के तहत जो है किया गया, तो अनुच्छेद 6 के तहत जो है किया गया है। अनुच्छेद 7 की बात करते हैं, भारत से पाकिस्तान गए प्रवासियों के अधिकार। जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए थे लेकिन बाद में पुनर्वास के लिए वापस आए, उनकी नागरिकता के नियम जो है अनुच्छेद जो है 7 से संबंधित है। नेक्स्ट आता है इसमें अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 कहता है, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के अधिकार। यह उन लोगों के लिए है जो विदेश में रह रहे हैं लेकिन जिनके माता पिता या दादा दादी भारतीय थे, वह अनुच्छेद 8 के अंतर्गत आएंगे। अनुच्छेद 9 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 9 स्वैच्छिक विदेशी नागरिकता। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः जो है समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है अनुच्छेद 10, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के प्रावधानों के तहत नागरिक है, संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन नागरिक बना रहेगा, ये अनुच्छेद 10 कहता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 जो है संसद द्वारा नागरिकता को विनियमित करना। यह सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। यह संसद यानी पार्लियामेंट को अधिकार देता है कि वह नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति के संबंध में कानून जो है बना सकता है। अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता अधिनियम 1955। संविधान केवल 26 जनवरी 1950 तक की नागरिकता की स्थिति स्पष्ट करता है। उसके बाद की नागरिकता के लिए संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया। इसके तहत नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। इसमें जो है जन्म से यानी बाय बर्थ से, वंश द्वारा यानी बाय डिसेंट से, पंजीकरण द्वारा बाय रजिस्ट्रेशन से, प्राकृतिक रूप से यानी बाय नेचुरलाइजेशन से, क्षेत्र समाविष्ट द्वारा बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी के द्वारा जो है इसमें नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कौन सा अनुच्छेद महिलाओं और बच्चों के लिए प्रावधान किए गए हैं? तो इसमें जो है आर्टिकल महिलाओं और बच्चों के लिए पूछा है। इसका राइट आंसर, भारतीय संविधान में जो है महिलाओं और बच्चों के संरक्षण और उनके विकास के लिए कई विशिष्ट आर्टिकल जो है अनुच्छेद दिए गए हैं। मुख्य रूप से अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 39 इनके अधिकारों की रक्षा करता है। यहाँ प्रमुख अनुच्छेदों का जो है विवरण महिलाओं और बच्चों से संबंधित है। पहला है मौलिक अधिकार जो है फंडामेंटल राइट से संबंधित। अनुच्छेद 15 का क्लाउज 3 यह सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। यह राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की शक्ति देता है। हालांकि अनुच्छेद 15 भेदभाव को रोकता है लेकिन 15 का 3 एक अपवाद है जो का सकारात्मक भेदभाव पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की अनुमति देता है ताकि समाज के इन वर्गों को आगे लाया जा सके। उदाहरण में प्रसूति अवकाश यानी मैटरनिटी लीव या बच्चों के लिए जो है मुफ्त शिक्षा। नेक्स्ट आता है इसमें अनुच्छेद 21 का ए। अनुच्छेद 21 का यह 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो है प्रदान का अधिकार देता है। अनुच्छेद 23 जो है यह मानव तस्करी, ह्यूमन जो है ट्रैफिकिंग और जबरन श्रम पर रोक लगाता है जो विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के शोषण को रोकने के लिए प्रभावी है। अनुच्छेद 24 यह जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खानों या किसी भी खतरनाक रोजगार में काम करने से रोकता है जिसको बाल श्रम निषेध बोला जाता है। बाल श्रम निषेध। नेक्स्ट आता है इसमें DPSP जो है डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये सरकार को नीतियों के निर्माण के समय जो है निर्देश देते हैं, डायरेक्शन देते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें यह अनुच्छेद जो है 39 का क्लाउज ई। राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि श्रमिकों यानी पुरुष और महिलाओं के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। अनुच्छेद 39 का जो है एफ क्लाउज यह बच्चों को स्वास्थ्य तरीके से विकसित होने के अवसर और सुविधाएं सुनिश्चित करता है और उन्हें शोषण से बचाता है। अनुच्छेद 42 कहता है यह कार्यस्थल पर न्याय संगत और मानवीय स्थितियों के साथ साथ महिलाओं के लिए
प्रसूति सहायता मैटरनिटी रिलीफ का प्रावधान जो है करता है। नेक्स्ट आता है इसमें अनुच्छेद जो है 45, यह 6 वर्ष से कम उम्र के जो आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर का प्रयास करने का निर्देश देता है। नेक्स्ट है अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान, अनुच्छेद 243 का डी और 243 का टी, पंचायत और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान जो है यह अनुच्छेद 243 का डी और 243 का टी करता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 51 का क्लाउज ए का ऑप्शन ई, यह नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है कि वह ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं की गरिमा के जो है विरुद्ध हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, अवतल दर्पण में जो है वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच पर रखने पर दर्पण की जो है प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। इसका राइट आंसर जो है अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर के सामने जब किसी वस्तु को उसके ध्रुव यानी पोल पी पर और मुख्य फोकस एफ के बीच रखा जाता है तो यह एक विशेष स्थिति होती है, क्योंकि केवल इसी स्थिति में अवतल दर्पण एक आभासी यानी वर्चुअल प्रतिबिंब बनाता है। इस स्थिति में बनने वाले प्रतिबिंब की ओर प्रकृति और विशेषताएं जो है निम्नलिखित हैं। आगे जो है हम लोग प्रतिबिंब की प्रकृति यानी नेचर ऑफ इमेज, आभासी बनेगा, वर्चुअल प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, इसीलिए इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सीधा यानी इरेक्ट होगा, वस्तु जिस दिशा में है ऊपर की ओर प्रतिबिंब भी वैसा ही सीधा बनेगा। वर्धित या बड़ा यानी मैग्नीफाइड, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के वास्तविक आकार से काफ़ी बड़ा होगा। स्थिति यानी पोजीशन, यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किरण आरेख यानी रे डायग्राम कैसे बनता है। तो जब वस्तु P और F के बीच होती है तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण फोकस F से होकर गुजरती है। दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र C की दिशा से आती है वह उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। दर्पण के सामने ये किरण एक दूसरे से दूर फैलती जाती है, लेकिन जब इन्हें पीछे की ओर बढ़ाया जाता है तो यह एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है जहां बड़ा और सीधा प्रतिबिंब जो है यह बनता है। नेक्स्ट आता है इसमें इस स्थिति का जो है व्यवहारिक उपयोग। इसी गुण के कारण अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित कार्यों में किया जाता है। सेविंग दर्पण जो है सेविंग मिरर, ताकि चेहरे का जो है बड़ा और सीधा प्रतिबिंब जो है दिख सके। दंत चिकित्सक यानी डेंटिस्ट द्वारा जो है दांतों का बड़ा हिस्सा देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मेकअप दर्पण, बारीक काम को स्पष्ट देखने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोहा में आयोजित फुटबॉल बेस्ट मेंस पुरस्कार 2025 जो है किसे प्रदान किया गया। तो इसका राइट आंसर दोहा कतर में आयोजित द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2025। द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी, बेस्ट मेंस प्लेयर का पुरस्कार फ्रांस के स्टार फॉरवर्ड जो है उस्मान डेम्बले को प्रदान किया गया। किसको? उस्मान डेम्बले को। यह समारोह 16 दिसंबर 2025 को दोहा के फेयरमोंट कटारा हॉल में जो है कहाँ फेयरमोंट कटारा हॉल में आयोजित किया गया। डेम्बले ने इस पुरस्कार की दौड़ में स्पेन के लामिन यामल को और फ्रांस के ही किलियन एम्बापे को पीछे छोड़ दिया। नेक्स्ट इसमें देखते हैं स्पेशल पॉइंट में उस्मान डेम्बले के लिए वर्ष शानदार रहा। उन्होंने इसी साल बैलन डी'ओर भी जीता और PSG को उनका पहला चैंपियंस लीग का खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई। एटाने बोनमाती ने लगातार तीसरी बार सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। नेक्स्ट आता है इसमें प्रमुख विजेता जो है 2025 का। इसमें प्रमुख विजेता 2025 का जो है देखेंगे तो पुरस्कार श्रेणी और विजेता सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी जो है उस्मान डेम्बले रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी जो है एटाना बोनमाटी रही है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच जो है लुइस एनरिक रहे हैं और सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर जो है जियान लुइगी डोनारुम्मा जो है यह सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर रहे हैं। और जो है पुस्कास अवार्ड जो है सर्वश्रेष्ठ गोल का जो है सेंटियागो मोंटियल को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जनवरी 2025 में मतदाता दिवस का थीम क्या था।
तो जनवरी 2025 में मनाए गए 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे की थीम क्या थी? तो थीम थी वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। यह जो है थीम था 2025 का। इसको इंग्लिश में नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर जो है यह मतदाता दिवस की थीम थी। इस दिवस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो है इसमें जो है 75 वर्ष पूरे 25 जनवरी 2025 को भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई की स्थापना के 75 वर्ष पूरे हुए। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। शुरुआत की बात करते हैं तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने की परंपरा 2011 से शुरू हुई थी। उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य नए मतदाताओं के पंजीकरण को बढ़ावा देना और चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। मतदाता संख्या 2025 के आंकड़ों के अनुसार भारत में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या जो है लगभग 99 करोड़ से ऊपर पहुंच गई है। नेक्स्ट है आगामी जो है इसमें 2026 में जानकारी के लिए अगले वर्ष यानी 2026 के लिए जो थीम प्रस्तावित की गई थी वह है मेरा भारत मेरा वोट, यानी टैग लाइन भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक जो है यह 2026 का थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ज्वालामुखी अपनी परतदार संरचना के लिए जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर अपनी परतदार संरचना लेयर स्ट्रक्चर के लिए मिश्रित ज्वालामुखी यानी कंपोजिट वोल्केनो या स्ट्रेटो वोल्केनो जाने जाते हैं। इन ज्वालामुखियों को परतदार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका निर्माण लावा, राख यानी एस और अन्य ज्वालामुखीय पदार्थों की एक के ऊपर एक जमी हुई परतों से होता है। नेक्स्ट है इसकी मुख्य विशेषताएं। संरचना की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें गाढ़ा और चिपचिपा यानी विस्कस लावा होता है जो बाहर निकलकर दूर तक नहीं फैल पाता और जल्दी जम जाता है। इसके साथ ही राख और चट्टानी टुकड़ों टिफ्रा की परतें भी जमा होती रहती हैं जिससे यह ऊंचे और शंकु के आकार यानी कॉनिकल शेप का बन जाता है। प्रकृति की बात करते हैं यह ज्वालामुखी बहुत ही विस्फोटक होते हैं। ढलान की बात करते हैं तो इनकी ढलान काफ़ी खड़ी यानी स्टीप होती है। विश्व के जो है प्रमुख उदाहरण ज्वालामुखी के माउंट फ्यूजी जो हैं यह जापान का सबसे प्रसिद्ध ज्वालामुखी है माउंट फ्यूजी। माउंट सेंट हेलेंस जो है यह अमेरिका का जो है सबसे प्रसिद्ध है। माउंट मेयोन जो है माउंट मेयोन यह फिलीपींस यह अपनी एकदम सटीक शंकु आकृति के लिए जो है माउंट मेयोन प्रसिद्ध है जो फिलीपींस में है। माउंट एटना जो है यह इटली की सबसे प्रसिद्ध ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1028 सूक्त और 10 मंडल किस वेद में समाहित है? तो यह जो है इसका राइट आंसर जो है ऋग्वेद होगा और ऋग्वेद जो है इसका आगे देखते हैं ऋग्वेद की संरचना। मंडल जो है इसमें कुल 10 मंडल है। सूक्त इसमें कुल जो है 1028 सूक्त है। इन 1028 सूक्तों में 1017 मूल सूक्त हैं और 11 जो है बालखिल्य सूक्त हैं। ऋचाएँ मंत्र इसमें लगभग 10,580 ऋचाएँ मंत्र जो है समाहित किए गए हैं। ऋग्वेद के बारे में जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। यह दुनिया का सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ और प्रथम वेद जो है ऋग्वेद माना जाता है। गायत्री मंत्र प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में वर्णित है जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र के द्वारा जो है किया गया था। पुरुष सूक्त की बात करें तो इसके 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है जिसमें पहली बार 4 वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का उल्लेख मिलता है। पाठकर्ता की बात करें तो ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। आयुर्वेद की बात करें तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? तो इसका राइट आंसर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है। इसका उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है। इसे जनवरी 2023 में आधिकारिक रूप से मंजूरी प्रदान की गई। इस मिशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो है आगे हम लोग देखते हैं। तो इसका जो है मुख्य लक्ष्य यानी टारगेट जो है कब है? तो सरकार ने 2030 तक जो है निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने का जो है खाका तैयार किया है। उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन
जो है ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की क्षमता विकसित करना है। नवीकरणीय ऊर्जा, इसके लिए देश में लगभग 125 गीगावाट की अतिरिक्त रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता को जोड़ना है। निवेश और रोजगार, 8 लाख करोड़ से अधिक का कुल निवेश आकर्षित करना और 6 लाख से अधिक नौकरियां जो है इसके अंतर्गत पैदा करना इसका मुख्य लक्ष्य है। उत्सर्जन में कमी की बात करते हैं तो वार्षिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 50 मीट्रिक टन की कमी लाना है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, तो इसमें ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में पूछा है। तो जब पानी H2O को इलेक्ट्रोलाइजर की मदद से इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है और इस प्रक्रिया में उपयोग होने वाली बिजली सौर या पवन ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी से आती है तो उसे ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। इसमें कार्बन उत्सर्जन जो है शून्य होता है। मिशन के प्रमुख घटक यानी की कंपोनेंट्स की बात करें तो साइट कार्यक्रम यानी स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर जो है ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन, यह साइट का फुल फॉर्म होता है। इसके तहत इलेक्ट्रोलाइजर के घरेलू निर्माण और ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन यानी इंसेंटिव दिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें ग्रीन हाइड्रोजन हब, जिन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपयोग संभव है जैसे बंदरगाह या औद्योगिक क्षेत्र, उन्हें हब के रूप में विकसित किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट की बात करते हैं। स्टील उत्पादन, भारी परिवहन यानी शिपिंग, बस, ट्रक और जहाज़ों में हाइड्रोजन के उपयोग के लिए प्रायोगिक परियोजनाएं जो है शुरू किया गया है। भारत के लिए जो है इसका महत्व क्या है, तो ऊर्जा आत्मनिर्भरता जो है, भारत वर्तमान में अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल्स के आयात पर निर्भर है। यह मिशन जो है इस निर्भरता को कम करेगा। डीकार्बोनाइजेशन जो है स्टील रिफाइनरी और उर्वरक यानी फर्टिलाइजर जैसे उद्योगों को प्रदूषण मुक्त बनाने में मदद मिलेगा। वैश्विक निर्यात, भारत अपनी भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाकर दुनिया को ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया निर्यात कर सकता है। इसमें डिफिकल्टीज यानी चुनौतियां क्या आएगी, तो उच्च लागत, वर्तमान में ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन ग्रे हाइड्रोजन जो प्राकृतिक गैस से बनती है की तुलना में जो क्या है महंगा है। बुनियादी ढांचा की बात करते हैं। हाइड्रोजन के भंडारण यानी स्टोरेज और परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट के अत्यधिक सुरक्षित और नई पाइपलाइन प्रणाली की जो इसमें आवश्यकता होती है। इसमें जो है बिंदु है और विवरण है, ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित है। तो नोडल मंत्रालय कौन है, तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जो है इससे रिलेटेड है। बजट परिव्यय जो है 19,744 करोड़ जो है इस पर खर्च किया जाना है। मुख्य तकनीक की बात करें तो जल इलेक्ट्रोलिसिस है, वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस है। नेक्स्ट इसमें है फोकस सेक्टर क्या है, तो फोकस सेक्टर जो है रिफाइनरी, स्टील, फर्टिलाइजर और लंबी दूरी का परिवहन जो है इस पर फोकस किया गया है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ इसको जो है लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें। नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।